नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, पॉलिटी के 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं विजन के, और आज का टेस्ट जो है ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें है और प्लस करंट अफेयर के, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही करंट अफेयर हैं। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट है काफ़ी। और इसमें क्या है, ज्योग्राफी में आपको कंसेप्ट भी याद करने पड़ते हैं, यहाँ केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा। तो कंसेप्चुअल भी होगा आज का जो है सेशन, और आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी बताई जाएगी कैसे एलिमिनेट करना है। देखिए, केवल टेस्ट अटैम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और किस प्रकार एग्जामिनेशन हॉल में अटैम्प्ट करना है ये आपको बताया जाएगा। ये टेस्ट संख्या देख लीजिए आप, 6312 है। तो करते हैं शुरू, अंत तक देखिए टेस्ट को, क्योंकि लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी जो है लगभग UPSC और PCS दोनों की सेम होती है। तो PCS वाले भी इसको देखें, जिनका 2026 का है वो भी देखें, UP PCS हो या कोई भी अन्य PCS हो। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूडान वायरस रोग, ये एक सूडान वायरस रोग है, जैसे आपने ये बोला सुना होगा उसी प्रकार का है ये, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूडान वायरस रोग और इबोला वायरस एक ही परिवार से संबंधित है। देखिए, दोनों एक ही परिवार से संबंधित है, दोनों भाई बंधु हैं। SVD अर्थात सूडान वायरस डिजीज एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से या वायरस युक्त बूंदें सूक्ष्म हवा कणों के माध्यम से छोड़ने से फैलता है। जैसे ये, इसका मतलब जैसे कोरोना नहीं फैलता था, तो ये ऐसा नहीं फैलता। अगर ऐसा फैलता ना, तो अब तक ये महामारी बन चुका होता, जैसे कोरोना होता था। ये क्या होगा, जब जैसे TB के जैसे है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे ना, डायरेक्ट संपर्क जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। संपर्क कैसे होगा, देखिए, संपर्क जो है लार के माध्यम से हो सकता है, थूक वगैरह के, रक्त के माध्यम से हो सकते हैं। संक्रमित रक्त अगर किसी को चढ़ा दिया तो भी हो सकते हैं, या कोई घाव कटा हुआ है उसको टच कर लिया या चाट लिया, तो इस प्रकार से उससे हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन गलत है, ये हवा से नहीं फैलेगा। समझ लीजिए आप, देखिए ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, अगर ये नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप समझ जाओगे भाई, हवा से अगर फैलता तो ये अब तक महामारी कोरोना कैसे बन जाता और पूरी न्यूज वर्ल्ड में फैल जाती। तो इसके जो संक्रमण है ना, बड़ी जल्दी दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर आज संक्रमित होता है तो 2 दिन के अंदर ही अंदर लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर कोई ज़्यादा इम्यूनिटी है किसी के, 20-21 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन उससे जल्दी दिखाई लगने लगते हैं संक्रमण। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इसका कोई प्रभावी एंटीवायरल और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो ये भी सही है। जैसे इबोला है उसके प्रकार ये खतरनाक है, अभी ना इसकी एंटीवायरल दवाई भी नहीं बनी, ना वैक्सीन बनी है। देखिए क्या है ना, जब कोई बीमारी अफ्रीकन कंटिनेंट में होती है ना, तो क्योंकि गरीब देश हैं और अमीर देश भी वहाँ को पता है कि हाँ हमारी दवाई इतनी महंगी बिकेगी नहीं, तो उनकी वैक्सीन बेचारों की धीमे धीमे ही बनती है। तो वहाँ को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है। यही रोग अगर USA UK वगैरह में होता तो अब तक किसकी एंटीवायरल दवाई बन जाती, वैक्सीन भी बन जाती। तो यही है दुनिया का नियम। तो इसमें 2 सही हैं, केवल 2 सही है, पहला एंड तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, मरुस्थल आपको पता ही है, सहारा मरुस्थल है ना, अटाकामा मरुस्थल, और आपका जो है गोबी मरुस्थल। और आपका देखिए, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, शीत, ठंडे और गर्म। जैसे हमारे यहाँ गर्म वाला है, राजस्थान का थार है। शीत मरुस्थल कौन सा है, जैसे अगर लद्दाख वाला बोलेंगे, ये भी एक मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल। गोबी मरुस्थल भी एक शीत मरुस्थल है, गोबी जो चीन और मंगोलिया में है, वो मंगोलिया में है मेनली, चीन के बॉर्डर के पास। तो इनकी लोकेशन बताइए कौन कौन से सही है। अटाकामा मरुस्थल अफ्रीका में थोड़ा, यही है पता होगा आपको, कहाँ है ये, चिली में है, चिली, उत्तरी चिली में अटाकामा। चिलू, ये आपको पता होगा, ये दक्षिण अमेरिका से है, तो यहाँ से यहाँ तक चिली है ये, और इसके ऊपर पेरू है। तो चिली में शुरू, उत्तरी चिली से पेरू तक है ये, पेरू के निचले हिस्से में दक्षिणी और चिली के उत्तरी में। तो ये गलत हो गया। ग्रेट विक्टोरिया, ये तो पता ही है आपको, बड़ा फेमस है। सैंडी, गिब्सन, ये सारे जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सही है। सोनोरेन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही है। ये कहाँ है, देखिए ये जैसे उत्तरी अमेरिका है ना, ये मैक्सिको है, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है। तो ये मैक्सिको और जो अमेरिका है, USA से बोलते हैं, उसकी सीमा पर है ये सोनोरेन मरुस्थल। एरिजोना आपको पता होगा ना, नीचे वहाँ ये USA में ऐसे ना, यहाँ कैलिफोर्निया है, इधर यहाँ तो ये एरिजोना प्रांत और कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। और उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको के सोनोरा और बाजा कैलिफोर्निया बोलते हैं, उस हिस्से में फैला हुआ है।
तो ये दो सही हैं, इसमें भी केवल दो सही हैं, दूसरा एंड तीसरा, पहला गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संवहनीय वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, बताइए। पर्वतीय वर्षा पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त पवनों के ऊपर उठने के कारण होती है। तो पहले इसका उत्तर बता दें, फिर थोड़ा समझा देंगे। ये गलत है, ये इक्वेटर के आसपास होती है। पर्वतीय वर्षा ये बिल्कुल सही है। अब देखिए संवहनीय वर्षा क्या होती है, जब ये भूमध्य रेखा है ना, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है एकदम ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक। तो यहाँ क्या होती है, पवनें ना गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तुरंत, और फिर वहीं से नीचे हो जाती है, तो उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। जब तेज़ी से ऊपर उठेगी पवन, फिर ठंडी होकर वहीं की वहीं वर्षा करेगी। मतलब इसमें पवन क्या है, इधर उधर नहीं घूमती, सीधी यहीं ऊपर उठी, यहीं से ऊपर उठी एकदम बादल की ओर, ठंडी हुई और फिर यहीं वर्षा हुई, इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। तो ध्रुवियों पे नहीं होती, ध्रुवियों पे तो ठंड होती है, वहाँ संवहनीय वर्षा कहाँ होगी। और पर्वतीय वर्षा आपको पता ही है, जैसे पवन के पास ये आएगी, टकराएगी और यहाँ से वर्षा कर देगी। तो पवनों के ऊपर जैसे उठेगी, ऊपर उठेगी पवन, नीचे गर्म होती है, ऊपर उठती ठंडी हो जाती है वायु, फिर बारिश होगी और यहाँ वो पर्वतीय वर्षा हो जाएगी पर्वत के हिस्से में। और जो पर्वत का दूसरा हिस्सा होता है, देखिए इधर अगर इधर की हवा है तो इधर करेंगी, और जो ये दूसरा हिस्सा है यहाँ बारिश नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, शैडो रीजन, छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं इसे। तो ये इसमें केवल कौन सा सही है, केवल दो सही है, उत्तर ही हो गया इसका। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो रेखाएं हैं बार बार पूछता है, एक तो इनका क्षेत्र पूछता है कहाँ है, और हवाओं के बारे, पवन जो पवने हैं उनके बारे, एक तो क्षेत्र पूछता है। क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं, एक पूछता है कि गर्म या ठंडी है, जैसे जलधाराओं में होता है ना गर्म ठंडी, ऐसे ही हवाओं के ऊपर भी, स्थानीय पवनों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पवन है वो आप देख लीजिए, जैसे लू कहाँ है, भारत में है ना। ब्रिक फिल्डर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये देखिए सिरोको, ये भूमध्य सागर के आसपास वाली हैं ये सारी हवाएं जो हैं। पूछा है कितनी भूमध्य क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनें पूछे हैं इसने, है ना। तो ठंडी कौन कौन सी है, देखो सिरोको ये आपको पता ही होगा गर्म हवा है, मिस्ट्रल ये ठंडी है ना, बोरा ये भी ठंडी है। तो ये ठंडी पूछा है तो दो और तीन है ना, केवल दो है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मिस्ट्रल पवन जो है ना, ये बड़ी स्पीड से चलती है, रोन घाटी में बोती है ये, रोन घाटी, और ये ना 40 से 80 मील की स्पीड से चलती है। बोरा आपको पता होगा, ये इटली जो है ना, इटली भूमध्य सागर में है ये इटली, तो ऐसे यहाँ से भूमध्य सागर से उठकर इटली की तरफ चलती है, इसे बोलते हैं बोरा पवनी, है ना। और मिस्टर को ऐसे याद रखें, मिस्टर कूल ऐसे याद रखेंगे, मिस्टर कूल, तो आपको याद रहेगा ट्रिक से कि ये मिस्ट्रल जो है ठंडी हवा है। सिरों को गर्म हवा है, कैसे याद रखोगे, देखिए आदमी का ज़्यादातर सिर क्या होता है, गुस्से में गर्मी रहता है ऊपर, और धूप भी ऊपर पड़ती है, बोलते हैं ना सिर गर्म हो गया। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। और बोरो ऐसे याद करिए मैंने, जैसे ये इडली की शेप ऐसी है, लंबी सी है ना, तो एक बोरी में इसको भर दो बोरा, भाई ठंडा है, ठंड लग रही है, बोरी के अंदर घुस गया इडली, तो ऐसे याद कर लो इसको। तो हो गई गर्म ठंडी पवनें, याद हो गया आपको। ये सिरों को जो है ना सारा मरुस्थल में चलती हैं, कई बार सीधा सारा भी लिख देता है, सारा मरुस्थल, तो ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं आगे। तापक्रम व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु को यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह सामान्यतः शीत ऋतु की साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा क्या है, यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है, मतलब प्रदूषक फैल जाएंगे, ये उल्टा है। आपने देखा होगा, ये गलत है, मतलब ये गलत है, ये सही है। अब थोड़ा समझा देते हैं। देखिए ये क्या होता है, जैसे ये कोई शहरी क्षेत्र है, यहाँ बिल्डिंग है ना, जब नीचे की हवा आपको पता ही होगा गर्म होती है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे इधर ठंडी हवा ऊपर होगी, ये तो ठंडी होगी कूल, नीचे गर्म है, और इधर से कोई ठंडी एयर और आ गई एक हवा, तो ये जो गर्म हवा बीच में रहेगी और ठंडी हवा रहेगी नीचे भी और ऊपर भी, तो इसे बोलते हैं तापक्रम व्युत्क्रमण, इसमें होता है। अब क्या होगा, देखिए जब भी ठंड में क्या होता है आपको देखते हैं, ठंड में क्या होता है, जब ये लेयर बन जाएगी ना नीचे नीचे ठंडी लेयर बन जाएगी, तो क्या होगा, प्रदूषक जो है जाएंगे और ऊपर नहीं उठेंगे। आपको पता होगा गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, जब यहाँ तो नीचे ठंडी आ गई, ये घर है हमारे, तो ये ठंडी हवा आ गई, तो क्या करेंगे, आपने देखा होगा सर्दियों में दिल्ली में भी स्मोक बन जाता है, तो वो इसलिए बनता है इसी के कारण, क्योंकि ठंडी हवा नीचे है, ठंडी लेयर है, तो
ये जो धूल वाले कण है ये ऊपर जाएंगे नहीं, तो यही नीचे बताया इसमें तीसरे स्टेटमेंट में कि ये फैलाव को सक्षम बनाता है। ये फैलाव को सक्षम नहीं बनाता, रोक के वापस धकेल देता है प्रदूषक जितने भी हैं, प्रदूषण, धुआं वगैरह। तो ये इसका लॉजिक हो गया। उत्तर कोई भी है ये देख लेना, पहला एंड दूसरा सही है, पहला एंड दूसरा, तीसरा गलत है। पाँचवा छठा क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है? तो ये सबको ही पता होगा, आयनन मंडल है। अब ये आपको पता है पृथ्वी के ऊपर क्या है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, इसमें ओजोन होती है हमारी O3। क्या हुआ, ये पृथ्वी है ना, ये क्या होगी क्षोभ मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर, वो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं सप्ताह मंडल को। तो ये होती है 0 से 18, मतलब ये यहाँ इक्वेटर के पास मैक्सिमम 18 हो जाएगी, ध्रुवों पे थोड़ी कम हो जाएगी। ये इसके बाद ही होती है 50 किलोमीटर तक फैली हुई, 18 से 50 तक क्षोभ मंडल। उसके बाद होते हैं मीजोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल। ये कहाँ होगी, ये होगी आपकी भाई 50 से 80 तक, और इसके ऊपर हो जाएगी आयन मंडल, और एक लेयर और मान लेते हैं बहिर्मंडल, है ना, वो भी एक लेयर होती है। तो जो ये आयन मंडल होते हैं प्लस माइनस कण होते हैं इस प्रकार से ना, तो वहीं से सिग्नल हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी वापस आती है। जो भी जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आयन मंडल ना हो तो फिर हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। ये सब लेयर के कई बार क्या क्रम पूछता है पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, तो याद कर लेना आप, है ना। आते हैं 7वां क्वेश्चन, इसका उत्तर बता दिया हमने, हाँ आयन मंडल। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित महासागरीय घटनाओं में से कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करते हैं? उत्प्रवाह करता है। उत्प्रवाह क्या होता है, देखो उत्प्रवाह जब क्या होता है, जल जो है ना ऊपर नीचे उठता है, उसको बोल देते हैं उत्प्रवाह आम भाषा में। तो ये सही है। दूसरा क्या है, थर्मोहेलाइन परिसंचरण। ये क्या होता है, जैसे ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, नीचे का ठंडा होता है। कहीं कहीं समुद्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में पानी ज़्यादा गर्म है, इधर ठंडा हो गया पानी, सपोज करो जैसे ध्रुवों पर ठंडा हो गया, तो ये गर्म हवा है, वो ठंडा पानी नीचे बैठेगा, भारी हो जाएगा, है ना, और गर्म पानी ऊपर रहता है सतह पर। तो ये जब ये बैठेगा नीचे तो यहाँ खाली जगह बनेगी, तो फिर ये क्या धारा, गर्म धारा इधर से इधर की ओर चलेगी। तो ये इस प्रकार जो है थर्मोहेलाइन अर्थात तापमान में जो ये थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, जब भी तापक्रम में भिन्नता होगी तो वो एक क्या है, महासागरीय धारा को बल देगा। अगर पूरे समुद्र का तापमान एक जैसा रहेगा तो फिर वो सागर की धारा ही नहीं बहेगी। सुनामी ये गलत है। देखिए सुनामी से तो क्या है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसे उतार चढ़ाव आता है, उसको हम महासागरीय धारा नहीं बोलते हैं। महासागरीय धारा क्या होता है, बड़े स्तर पर जल का एक निरंतर दिशा में प्रवाह, तो उसे बोलते हैं महासागरीय धाराएं, वो हमेशा चलती रहती है। सुनामी क्या है, ये तो आई 1-2 दिन इसने हलचल मचाई और ख़त्म थोड़ी देर के लिए। तो इसका उत्तर हो गया 1 और 2 ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात। चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों में उत्पन्न होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, हमारे बंगाली खाड़ी में क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ रहेंगे, जो भूमध्य से जो हमारी कर्क रेखा है उसके आसपास रहते हैं और मकर रेखा के आसपास, ये गर्म जगह में होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये गर्म महासागरों में उत्पन्न होते हैं, सही है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये ट्रॉपिकल रीजन, जैसे ये इक्वेटर हो गया, ये कर्क होगी, मकर रेखा होगी, इसके बाद जो होता है ना, इसके बाद से ये इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। हाँ ये सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके, टेम्परेट या ट्रॉपिकल, देखते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं शायद इसको ना इंग्लिश में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना ये तो, हाँ ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तो हमारा ये रीजन हो गया, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होता है। तो ये क्या बोलते हैं, पछुआ पवनों से संबंध होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा पछुआ पवन कहाँ है भाई, 0 से 30 तक थोड़े चलते हो, 30 के बाद चलते हैं 60 डिग्री के आसपास, 30 से 60 के बीच। तो पछुआ पवनों द्वारा संबंध होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, चक्रवात की आंख में वायुदाब निम्न होता है, बिल्कुल सही है। और वायु की गति उच्च होती है, लेकिन ये गलत है, तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। वायु शांत होती है, आपने देखा होगा ना जब चक्रवात का बनाते हैं तो ये चक्रवात की आंख होती है अंदर का हिस्सा। तो यहाँ क्या है, वायुदाब तो निम्न होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, और हवाएं शांत होती हैं, इसलिए देखा होगा ना तूफान इधर उधर जाता था, इधर उधर, उसका जो प्रभाव होता है चक्रवात का, ये गलत है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 सही है, उत्तर ये हो गया। 9वां देखते हैं, वैश्विक वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को डोल्ड्रम कहते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ होती है विषुवत रेखा के आसपास, तो यहाँ लो हाई टेम्परेचर है और जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा हमेशा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ये क्या पूछा, निम्न वायुदाब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। जो यहाँ हवाई चलती है, हाँ बिल्कुल डोल्ड्रम ही बोलते हैं इनको। ये सही है, याद कर लेना। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध है, तो ये भी सही है आपका। उपोष्ण कटिबंधीय जो है, देखिए ये तो उष्ण कटिबंधीय के बाद जब उपोष्ण कटिबंधीय रीजन शुरू होता है तो वहाँ क्या है, हवाएं नीचे की तरफ बैठती है, उसे ही अवरोही बोलते हैं। आरोही मतलब ऊपर उठती हुई, अवरोही नीचे बैठती हुई। तो हवाई यहाँ से उठती है और यहाँ जाकर बैठती है। ये फिर क्या होता है, यहाँ उच्च वायुदाब होगा। देखिए जब नीचे की तरफ बैठेगी तो वायुदाब तो उच्च हो गई। ठंडी पवनें है तो शांत दशा रहती है और अवरोही होती है, नीचे को धकेल दी जाती है। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से पृथ्वी के तापमान को वितरित करने में कौन सा प्रभावित करते हैं, अर्थात किन किन कारणों से पृथ्वी का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, जैसे यहाँ गर्म है यहाँ ठंडा है, ऐसे क्या होता है, अक्षांश होगा, ऊंचाई होगा, है ना, महासागरीय धारा ये भी होगा, मानवीय गतिविधियाँ ये भी होगा। अब कैसे होगा जल्दी से बता देते हैं। देखिए अक्षांश क्या है ना, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश आपको पता होगा यहाँ 0 होता है ना, जैसे ऊपर बढ़ेंगे ध्रुवीय पे यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो भाई इसके आसपास ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ कम गर्मी होगी, ये प्राय ठंडे होते हैं, तो अक्षांश प्रभावित करता है ना। ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या है, हिमालय पर्वत, अगर यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ टॉप पे क्या बर्फ जमा रहता है ना, तो ठंडी होगी। महासागरीय जलवायु वितरण करती है, देखिए गर्म से ठंडे की ओर बहती है। ऐसे मानवीय गतिविधियाँ तो है, मानव तो हर जगह इंटरफेयर करता है प्रकृति में, तो चारों सही है। आगे चलते हैं, कौन सा मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के सबसे निकट है। देखिए 0 डिग्री के पास आपको पता होगा ये कहाँ से होती है, जो जीएमटी से बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये एक यूके में जो लंदन में एक लाइब्रेरी है, वो उस वहाँ से ये निकलती है, जो लंदन में जो है हमारी ग्रीनविच लंदन में है जगह, वहाँ से निकलती है और ऐसे आती है पृथ्वी में ना, ऐसे है। तो ये किस किस से निकलती है याद रख लिए, ये यूके, फ्रांस और स्पेन, ये 3 तो हो गए यूरोपियन कंट्री। उसके बाद ये आती है नीचे अल्जीरिया में घुसती है, आगे अल्जीरिया अफ्रीका में, अल्जीरिया। फिर उसके बाद आती है बुर्किना फासो, माली, टोंगो, घाना, ये याद रख लीजिए। तो यहाँ से निकलते हैं, इससे पूछ रहा है ये, क्योंकि कई बार ये पूछता है किन किन देशों से निकलती है। 0 डिग्री जो देशांतर है, अर्थात जो टाइम लाइन होती है उसे बोलते हैं, समय रेखा जो है। तो ये सबसे निकट कौन सा है इसके, लंदन है, क्योंकि लंदन से तो निकलती है, ये दूर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, देखना एक बार देख लेना इनको कौन कौन सा कितनी दूर है। इसका उत्तर हो गया ए। ये देखिए किसी की बात कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ये भूआकृतियाँ हिमनदीय क्षेत्रों में हिमनद के नीचे की ओर खिसकने की स्थिति में निर्मित होती है। हिमनद पहले से ही मौजूद नदी घाटियों को गहरा, चौड़ा और सीधा करके यू आकार की घाटियों में बदल देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जब हिमनद पिघलते हैं, अर्थात जब पर्वत नदियाँ वर्तन होता है, यानी काटपीट होती है, तो घाटियाँ समुद्री जल से भर जाती है। अच्छा, ये समुद्र के किनारे हैं, इसका मतलब समुद्री जल से भरेंगी, है ना, ऐसे यहाँ समुद्री जल भर जाते हैं इन घाटियों में, जिनके गहरे प्रवेश द्वार बन जाते हैं। ये सामान्यतः नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा नॉर्वे का कौन सा तट फेमस है, फिजोर्ड तट जो होते हैं ना, फिजोर्ड, तो इसका उत्तर यही है। तो ये वही है कि जो जिसका आप देखिए मैप में देखोगे नॉर्वे, तो उसका पूरा तट ऐसे कटा फटा है। ऐसे ही कनाडा में आप देखते होंगे, जो भी समुद्र से की साइड उसका तट है वो कटा फटा तट है। ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर ना, वहाँ के फिजोर्ड बड़े प्रसिद्ध है वहाँ ना, ऐसे। तो नॉर्वे का जो सबसे लंबा फिजोर्ड है उसे बोलते हैं सोग्रे फजार्ड, इसके नाम से ही है सोग्रे फजार्ड। सोग्रे याद रख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे बार बार पूछते हैं कि नॉर्वे के तट को क्या बोलते हैं, ये फजार्ड तट बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नमस्ते, तो ये तो बड़ी फेमस है, आपको पता होगा जो मैनुअल स्क्वेंजी होती है, अर्थात हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है उसे ख़त्म करने के लिए नमस्ते योजना चलाई गई है।
अब इसके तहत क्या होगा, मशीनों से गटर वटर साफ किए जाएंगे। तो इसका उत्तर सीधा सीधा यही है। कहाँ गया, सीवर सफाई में मशीनीकरण और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना। आगे चलते हैं। अब ये युद्ध अभ्यास है और भारत के भागीदार देश है। तो एक्यूरन तो आपको पता होगा, जापान नहीं है, जापान के साथ तो क्या है, धर्म गार्जियन वगैरह शुरू करते हैं। ये है हमारी मालदीव के साथ होती है, मालदीव। मालदीव कोमोडो इंडोनेशिया के साथ होती है, सही है। और धर्म गार्जियन फ्रांस के साथ नहीं होती। ये किसके साथ होती है, जापान के साथ, है ना। ये गलत हो गया, तो पहला गलत, तीसरा गलत, केवल दूसरा सही है। तो इसका उत्तर तो हो गया ए। चलते हैं आगे। ओवोइड सेल्स। ओवोइड सेल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए न्यूज का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ओवोइड सेल्स क्या होते हैं, ये तंत्रिका के सेल्स होते हैं, है ना। ये पहला भी गलत है, भ्रूण के नहीं होते, अंडे के आकार के एंटीबायोटिक नहीं होते, कवक भी नहीं होते। ये तंत्रिका में पाई जाने वाली विशेष कोशिका संरचना है, जो हमारी जो मेमोरी रिकॉग्निशन होते हैं में एक आधारभूत भूमिका निभाती है। तो अर्थात जो चीज़ हम याद रख पाते हैं ना, उसमें इसका बड़ा रोल है ओवोइड सेल्स का। तो इसका उत्तर हो गया। अब देखिए, जो लोग अल्जाइमर होते हैं ना, आपको पता हो बुढ़ापे में लोग भूलने की उनको बीमारी हो जाती है। तो उस रोग अल्जाइमर, है ना, ऑटिज्म रोग होता है और मिर्गी रोग होता है ना। उनके अब क्या है, इनकी पहचान कर लेगी तो उनके इलाज में वैज्ञानिकों को सफलता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएसजी। देखिए ईएसजी इन्वायरमेंट, एस से क्या है सोशल, और जी से गवर्नेंस। फ्रेमवर्क पद का प्रयोग निम्न में किसके संदर्भ में किया गया है। तो ये याद करने की चीज़ है, सीधा याद कर लो। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, ऐसे सेबी। तो ये सेबी की एक पहल है ना। तो ये क्या है, कंपनियों की रेटिंग देगी कि कौन सी कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस में अच्छा काम कर रही है। तो उसके आधार पर एक रेटिंग दे दी जाएगी। तो ये किसकी पहल है, सेबी की। अब चलते हैं मत्स्य 600। ये देखिए आपने पता होगा, ये प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें क्या है, समुद्री गहराई में पनडुब्बी जाएगी व्यक्तियों को लेकर। तो मत्स्य 6000 के संदर्भ में कथन बताने हैं, कौन सी है। मत्स्य 6000 एक 2 व्यक्तियों वाली समरसिबल, जो मतलब पानी के नीचे जाएगी, है ना, है, जो समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक जा सकते हैं। तो ये सही है, 6000 मीटर जा सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी 2 नहीं है, इसके 3 व्यक्ति जा सकते हैं इसमें, ये समझिए, है ना। अब इसे पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा, तो ये गलत हो गया, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही है। मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये दोनों के द्वारा डिजाइन किया गया, सही है। समुद्र में गहरे अन्वेषण के लिए भारत का पहला मानव मिशन है, बिल्कुल सही है। मतलब क्या होगा, मानव जाएंगे गहराई में और उसको जांच करेंगे, वहाँ अपना रिसर्च वगैरह करेंगे। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, ये उसका उत्तर हो गया। व्हाइट विंग डक, देखिए ये भी न्यूज में था, तो इसलिए इसके ऊपर बना दिया। यूपीएससी पूछता है इसको कौन सा किस कैटेगरी में है, तो ये गलत है। व्हाइट विंग एंडेंजर्ड जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, है ना, संकट रूप से, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल एंजर्ड। तो ये उस कैटेगरी में है, तो ये हो गया गलत। अच्छा, ये कहाँ पाई गई, ये असम में पाई गई है ना। असम में जो है वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान दिहांग पटकेई राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पाई गई है। तो ये पश्चिमी घाटों में तो नहीं पाई जाती, ये गलत हो गया। ये बोल रहा है पश्चिमी घाटों में नहीं। यह एक रात्रिचर प्राणी है, बिल्कुल सही है, रात के समय सक्रिय रहता है। तो यूपीएससी से पूछता है कि रात्रिचर है कि नहीं, तो आपको लगेगा व्हाइट विंग डक है तो ये दिन में होगा, तो ये आप गलत कर दोगे। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान दो। देखिए हम इस लेक्चर में इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो उत्तर बता के फटाफट निकल लेंगे, क्योंकि आपको ना फिर याद रहेगा एग्जाम में। जो चीज़ हम सुनते हैं बोलते हैं ना, वो जल्दी याद रहती है। तो चलते हैं आगे। 19th क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्रीशन डिस्क का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो एक्रीशन डिस्क क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरस्टेटल धूल और गैस से ग्रहों का प्रणाली का निर्माण। दूसरा क्या है, सही है। दूसरा क्या है, टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के तलछट का संचय, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। तटीय क्षेत्रों में स्लज पट्टी, नहीं, ये भी नहीं है। डेल्टा नहीं है। तो ये एक ना खगोलीय अवधारणा है, इसको समझ लीजिए आप। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जब आपको पता होगा ना ब्लैक होल क्या होता है, हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है, उसका हाई गुरुत्वाकर्षण होता है।
तो जब इसमें ये एक तारे गिरते हैं तो एक प्रकार की ना एक स्ट्रक्चर बन जाती है ना, उसका नाम ही इन्होंने एक्रीशन डिस्क दिया है। तो ये क्या होता है, एक्रीशन डिस्क जो है ये धीरे धीरे कहाँ जाती है, ब्लैक होल की तरफ, और यहाँ आगे ब्लैक होल में जो भी जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये है। अब इसका इसके इसके से क्या फ़ायदे होंगे भाई, जहाँ भी एक्रीशन डिस्क दिखेगी और उसकी गति कहीं इधर चलती हुई दिखेगी तो वैज्ञानिक समझ जाएंगे कि आगे चल कर ना कहीं ब्लैक होल होगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये समझ लीजिए आप, बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। ढोकरा कलाकृति, देखिए ये अभी न्यूज में थी, क्योंकि भारतीय जो प्रधानमंत्री है जब वे फ्रांस गए थे उनको ना इन्होंने एक ढोकला की जो है कलाकृति उपहार में दी थी, भेंट की थी, तो तब से ये न्यूज में आ गया। इसके बारे में देखते हैं। यह एक प्राचीन अलोह धातु की जो ढलाई तकनीक है, जिसे मोम लुप्त विधि जो होती है, लुप्त मोम प्रक्रिया से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ढोकरा के उत्पादन केंद्र है, ये भी सही है। तो ये दोनों याद कर लीजिए। ये पीतल से बनते हैं, मेनली पीतल से बने। आपने देखोगे वे रिंग से ऐसे रिंग 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 करके ना ऐसे बना दिए जाते हैं एक मूर्ति, तो वही होता है ढोकरा, ढोकरा कलाकृति। तो दोनों सही है, सी उत्तर हो गया। अब ये देखिए क्या है, ये सुर्खियों में रहने वाले माया अमोघ अदम्य पदों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो अनुवांशिक रूप से संरक्षित फसल नहीं, एआई आधारित साइबर सुरक्षा बिल्कुल नहीं, स्वदेशी रोबोट बारूद सुरंग हटाने के लिए नहीं, बारूद सुरंग से कोई संबंध नहीं है। एडवांस अंडर वाटर व्हीकल, तो क्या है इसका उत्तर, ये एडवांस अंडर वाटर व्हीकल है। ये क्या है, एल&टी की साझेदारी में बनाए गए हैं, ये याद रख लेना आप, एल&टी द्वारा विकसित किया गया है तीनों को, इनको। चलते हैं आगे, 21-22 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रस्ट पहल क्या है, पूछ रहा ट्रस्ट पहल क्या है ये। तो यह एक द्विपक्षीय सहभागिता है जिसका उद्देश्य एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में पारदर्शिता, लचीलापन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, ट्रस्ट जो है ना, इसका संबंध एआई से ही है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिकली, एस से स्ट्रेटेजिकली, और टी से टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। इसमें क्या है, एआई के ऊपर रिसर्च की करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, और जो हमारे विशेषज्ञ है एआई एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं, वो आपस में मिलकर रिसर्च करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, ये सब। और फार्मेसी वगैरह में इसका जो है, इस फार्मेसी वगैरह में एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, ये सब देखा जाएगा। तो यही है इसका, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 23, वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओर्गन से बना है, ये तो आपको पता ही है। नाइट्रोजन कितने होते हैं वायुमंडल में, कई बार ना इनका क्रम भी आता है और परसेंटेज मिलाने को आते हैं। नाइट्रोजन है लगभग 78.8%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन नहीं है। कई बार बच्चे ऑक्सीजन कर देते हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है, लगभग 20.9% है वैसे। और उसके बाद आती है ऑर्गन। हम सोचते हैं कार्बन होगी नए नए बच्चे, जबकि ऑर्गन है, ऑर्गन उसके बाद आती है। फिर CO2 आती है, ऑर्गन को AR लिखते हैं, है ना। ये 1% से भी कम है, लेकिन तीसरे नंबर पे। अब देखिए कार्बन जो है ना, ये इससे भी कम है, कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है वायुमंडल में ना। अभी जो देखते हैं 0.036% है, लेकिन तब भी ग्रीन हाउस गैस का इतना कंसर्न है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करने पर लगे हैं। कार्बन के बाद फिर नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन वगैरह है। तो इनका ऊपर के 4-5 तो याद कर ही लीजिए आप। ये पूछता है कई बार सीधा सीधा, ये NCERT में दिया हुआ है, ये NCERT से सीधा सीधा पूछता है। तो ये सही है, मुख्य रूप से मुख्य गैस ये मानी जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो ये सबको पता है, कहाँ, समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये गलत हो गया। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। और समताप मंडल की जो क्या होता है ना, जो समताप मंडल में कई बार पूछते हैं कि समताप मंडल तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसकी किस लेयर में पाई जाती है, ऊपरी हिस्से में, निचले में। तो ये भी याद रखना आपको ना, ये निचले हिस्से में पाई जाती है इधर, है ना। 15 से शुरू होकर 20-25 तक ज़्यादातर। तो ये इसका उत्तर हो गया, पहला केवल एक सही है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कहाँ होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और मकर 23.5 डिग्री साउथ में होती है। इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क रेखा को माही नदी भारत में 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट शहर अवस्थित शहर है, जी नहीं।
राजस्थान का एक दूसरा शहर है, उसे याद कर लीजिए आप, वो है कालिंजरा। कालिंजरा, ये कालिंजर अपने वाला जो है ना उससे अलग है कालिंजरा। और ये जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो उदयपुर जो है, जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, ये त्रिपुरा का शहर है। अब दिखने में ऐसा लगेगा कि राजस्थान वाला उदयपुर होगा, जी नहीं, राजस्थान वाला त्रिपुरा वाला उदयपुर है, राजस्थान वाला नहीं है। और राजस्थान वाला कौन सा है? कलिंजरा, जो बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा एंड कुशलगढ़, ये तहसील है एक्चुअली। और एक कालिंजर अपने यहाँ भी है, कालिंजर का किला यूपी में है ना, वो भी बड़ा फेमस है। तो वो अलग अलग स्थान है, कालिंजर हमारे वाला, और ये कालिंजरा अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये 2 बार काटने वाली नदियों के ना, ये तो भारत के है, लेकिन कर्क, इक्वेटर, कर्क और मकर, तीनों को पूछता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रख लीजिए, जो जो मकर रेखा है, ये इसको लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में है, लिम्पोपो, लिम्पोपो ऐसे याद कर लीजिए। पोपो 2 बार आ रहा है ना, तो ये 2 बार काटती है। तो ये किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को, जो सॉरी भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर को, ये कांगो नदी जो है, कांगो देश में है, अफ्रीका का देश है भी, कांगो या जायरे भी बोलते हैं, जायरे नदी, ये इसको 2 बार काटती है। किसको? 0 डिग्री को, अर्थात भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को। कांगो नदी या जायरे, इसके 2 नाम है, दोनों फेमस है। तो ये याद रख लेना है आपको। ये 3 क्वेश्चन आपको बता दिए इसके साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा? उत्तर इसका ये हो गया, केवल एक सही है। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ये शहर बताइए कुछ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? सॉरी, कितने राज्यों से, हाँ राज्य पूछ रहे हैं। तो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। अब इधर से शुरू होते हैं, बताते हैं, देखिए आपको। इधर से आएगा गुजरात, फिर राजस्थान का हल्का सा कोना आएगा, राजस्थान, फिर आएगा एमपी, है ना, फिर आएगा एमपी के बाद आपको पता होगा छत्तीसगढ़ पूरा, जैसे ऐसे एमपी है तो ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से भी जाएगी एमपी के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैसे भी लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य आएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य क्रम से याद रख लीजिए। ये पूछता है हर बार, पीसीएस में तो बार बार पूछता है इनको ना। कोई एक राज्य देगा, यूपी वगैरह लिख देगा, कन्फ्यूज करेगा कि इससे नहीं निकलती है, वो बताना है। तो क्या हुआ हमारा उत्तर? गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर नहीं है और राजस्थान हो गया। तो 1, 2, 3 और 5 कितने राज्यों से गुजरती है उपयुक्त में से? तो उपयुक्त में तो 4 हो गए, है ना, उसका उत्तर सी हो गया। वैसे टोटल 8 से निकलती है, और जो है 17 देशों से भी निकलते हैं, ये भी याद रख लेना। वो पूछता नहीं है लेकिन याद रख लेना। और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो देश है ना, उनको हम ट्रिक से बता देंगे एक वीडियो बनाकर, वो आप याद कर लीजिए, वो बार बार पूछता है। आते हैं लैटराइट मिट्टी के संबंध में कथन दिए हैं, सही बताने हैं कौन से हैं। ये उच्च तापमान बिल्कुल और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह विकसित होती है। नहीं, देखिए लैटराइट मिट्टी होता है जो छालन से बनती है, अर्थात जहाँ इतनी तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी की ना परतें उखड़ जाती है, तो वहाँ बनती है। ये उच्च तापमान वाला ठीक है, लेकिन उच्च वर्षा भी होनी चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया, स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देखिए ये कैसे पाई जाएगी, आप लॉजिक लगाइए। जब इतनी बारिश होगी वहाँ तो जैविक पदार्थ बन ही नहीं पाएंगे। जैविक पदार्थ ज़्यादातर वहाँ बनते हैं जहाँ मिट्टी में ना नमी होती है हल्की सी, और गर्मी ज़्यादा होती है, और हल्की हल्की बारिश होती है। तो इक्वेटर के आसपास जैसे बन जाएंगे, ऊपर इक्वेटर से भी, बिल्कुल इक्वेटर पर ज़्यादा बारिश होती है। तो तीसरा क्या है? मकान बनाने के लिए ईंटों के में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। तो इसमें केवल कौन सा सही है? केवल 3 सही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। और कहाँ पाई जाती है लैटराइट मिट्टी भारत में? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एमपी और उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये याद रख लीजिए। मेनली तो कर्नाटक, तमिलनाडु पूछता है इसमें ना, और केरल, वहाँ लैटराइट मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए आप, पश्चिमी विक्षोभ आपको पता ही होगा, अभी जो मौसम बदल रहा है ना, अभी मार्च, फरवरी, मार्च का जो भी बार बार बारिश आ रही है, ये सब पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है। तो इसके संदर्भ में कुछ कथन पूछ रहे हैं। ये हल्के चक्रवाती अवदाब है जो पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, तो ये सही है। जो भूमध्य सागर है उससे उठते हैं, और इधर कैस्पियन सागर से भी थोड़ी नमी लेते हैं, और हमारे भारत के कश्मीर राज्य में ऐसे प्रवेश करते हैं, और भारत के ना उत्तरी भाग में ही होते हैं ये ज़्यादातर, दक्षिण भारत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि इतनी कम हवा है, इतनी दूर से चल के आएंगी, तो बस केवल क्या है, कश्मीर में हिमपात करेंगी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के आसपास ये
क्या करेगी, बारिश करेगी। यूपी में भी इसका ज़्यादा असर पश्चिमी यूपी में रहता है, मध्य यूपी के बाद थोड़ी ढीली पड़ जाती है। फिर ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बोलते हैं ना कि देखो अभी गेहूँ से अगर पकने से पहले जो बारिश का बोलते हैं ना कि एक बारिश आ जाएगी तो गेहूँ अच्छे होंगे, तो ये वही वाला है ना। अभी आपको पता ही है रबी की फसल गेहूँ खड़ी है, और अभी अगर जो बारिश आ रही है वो फायदेमंद है, लेकिन इसके बाद जो है वो नुकसान करेगी। तो रात्रि के समय तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवातीय विक्षोभ के आगमन का अग्रिम संकेत है। ये भी सही है, जब रात में गर्म होने लगती है ना, आपने देखा होगा बड़े लोग बोलते थे भाई आज तो गर्मी है, बारिश होगी शायद कल, तो ये वही वाला है। तो ये इसका क्या हो गया, ABC तीनों सही हो गए, पश्चिमी विक्षोभ। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। तो हिमालय आपको पता होगा, ऐसे अगर हम ये नक्शा बना दें भारत का, और यहाँ ये और फिर ये इधर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो हिमालय यहाँ से लेकर कई भागों में बटा है। तो यहाँ तो सिंधु है सबसे इधर वाला, उसके बाद सतलज पंजाब में आ गई, तो ये पंजाब हो गया। सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद यहाँ आएगी काली, उसे क्या बोलेंगे हम, कुमायूं हिमालय, है ना। और काली के बाद तीस्ता तक आ गया, क्योंकि यहाँ नेपाल फैला ना ऊपर, इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता के बाद जो दिहांग जो नदी है ब्रह्मपुत्र वाली, उसके बाद उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे असम हिमालय। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, तो ये याद कर लीजिए इसको। क्या है, ये सही है पहले वाला पार्ट, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय बोलेंगे, तो ये हो गया गलत। क्या बताया अभी, इसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। तीस्ता और दिबांग के मध्य जो हिमालय है उसे असम हिमालय बोलते हैं। तो बिल्कुल, अर्थात ये बोल रहा है लास्ट वाला, तो बिल्कुल सही है ये। तो हो गया सही पहला और तीसरा, ये इसका उत्तर सही हो गया। 28वां देखते हैं, 29वां देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में सही कथन बताने, सही नहीं है बताने। तो पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण है, बिल्कुल ये सही है। पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और पोताश्रय अर्थात जो पोर्ट्स होते हैं के विकास के लिए आदर्श स्थिति बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा पूर्वी तटीय पे जो बनाएंगे ना हम, पूर्वी तट पे जितने भी होते हैं ज़्यादातर कृत्रिम बंदरगाह इधर बनाने पड़ते हैं, और पश्चिमी तट के हमारे क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। क्यों है इसका कारण समझ लीजिए। ऐसे देखिए, इधर क्या है ना, इधर का जो ये भाग है जब टूट कर आया था हमारा, तो ये उठा हुआ भाग है काफ़ी, और यहाँ समुद्र गहरा है। तो जहाँ समुद्र गहरा होता है ना, वहाँ पोर्ट वगैरह अच्छे से बनते हैं। लेकिन ये जैसे बताया उठा हुआ मैदान है कि भाई ये ना एकदम ढाल नहीं होगा, यहाँ धीरे 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 जाके पानी में ढाल होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, जहाज तो यहाँ नीचे टच हो जाएगा ना ज़मीन में, तो पोर्ट बन ही नहीं पाएगा, तो खुदाई करके पोर्ट बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं ये कृत्रिम पोर्ट है ज़्यादातर इधर, और इधर है नेचुरल पोर्ट है। तो यही इसलिए, तो आदर्श स्थिति तो है ही नहीं। आदर्श स्थिति वहाँ रहेगी पोर्ट की जहाँ एकदम गहरा होगा। क्या होगा, जब गहरा ज़्यादा होगा तो ज़मीन के आसपास तक ही पोर्ट जहाज आ सकते हैं आसानी से, और जब यहाँ धीरे धीरे उथला जल होगा और मैदान होगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ काफ़ी दूर पोर्ट बनेंगे फिर। तो यही इसका है, इसमें नहीं बताना है, तो दूसरा सही नहीं है। अब इसकी जो चौड़ाई है देखिए, महाद्वीपीय शैल की जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर तक है ना, इसलिए पोताश्रय का कम हो जाता है। तो इसका उत्तर हो गया नहीं है, मतलब 2 नहीं है, पहला सही है। 30वां चलते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर मानसून के ऊपर आ गया। देखते हैं क्या है, मानसून के संदर्भ में कथन बताइए। व्यापारिक पवनों के विपरीत, व्यापारिक पवनें क्या है, ऐसा वर्ष भर चलती रहेंगी ट्रेड विंड्स, तो में स्थायी पवनें होती हैं। के विपरीत मानसूनी पवनें मौसमी होती हैं, बिल्कुल भाई मानसून मौसम में आता है, पूरे साल थोड़ी बारिश होगी। और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर स्पंदित प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, स्पंदित प्रकृति मतलब ऐसा एक समान नहीं है, ऐसे उतार चढ़ाव है, उतार स्पंदन ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि कभी मानसून ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो सकता है। बिल्कुल आपको पता होगा अल नीनो, ला नीनो, ये सब जो है इनका भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय पर अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं इसमें। ITCZ आपने पढ़ा होगा, ITCZ ये जब ऊपर की तरफ हो जाएगा तो क्या करता है, तो जब ये ऊपर की तरफ होगा तो मानसून को खींच लेगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा मानसून कम होते चले जाएंगे, तो प्रभाव पड़ता है, स्पंदनीय प्रकृति है, यही था बस इसमें समझाने का, ये सही है। दूसरा क्या है, तटीय क्षेत्रों से दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर मानसून सामान्यतः कम हो जाते हैं, बिल्कुल होगी भाई, तटीय क्षेत्र पर बारिश अधिक होगी, जिसे अंदर अंदर जाएंगे धीमे धीमे मानसून कम हो जाता है।
तीसरा क्या है, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण एवं तीव्रता पर्वतों और पठारों की भौगोलिक विशेषताओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए मानसूनी वर्षा का आपको पता होगा कि जो एक ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये पर्वत जो है यहाँ पर क्या है, इसके इस साइड ज़्यादा होती है, इस साइड रह जाता है सूखा। तो ये इसलिए तो होता है, इससे प्रभावित हो रहा है, तो ये इसका कारण हो गया भौगोलिक विशेषताओं से। तो ये भी ठीक है। अब मानसून का आगमन धीमा और क्रमिक होता है, जबकि इसकी वापसी अचानक और कम अवधि में होती है। तो ये उल्टा हो गया, ये गलत है। आगमन तुरंत हो जाता है और जब वापस ये जाता है ना, धीमे धीमे वापस होता है, अचानक नहीं होता है, और क्रमिक प्रक्रिया होती है। क्रमिक ये है कि जैसे पहले यहाँ बंद होगा ऊपर नॉर्थ में, फिर नीचे 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 करते साउथ में जाते जाते ये वापस चला जाता है, पूरा क्रम से जाता है वापस। मतलब नॉर्थ में वापस जल्दी जाएगा, मध्यम फिर उसके बाद वापस जाएगा, और साउथ में सबसे बाद में वापस जाएगा। तो ये क्रमिक है, इसका कहने का मतलब जो है। तो इसका उत्तर हो गया ए। 1 2 3 और चौथा है गलत। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। वायु राशियों और वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु राशि देखिए, इसने डेफिनेशन दे दी यहाँ। वायु का एक वृत्त भाग है जो एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत होता है। बिल्कुल सही है। और एक समान तापमान और आर्द्रताएं विशेषताएं प्रकट करती है जी। बिल्कुल भाई, वायु राशि उसे बोलते हैं जब एक समान वायु ना बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, मतलब ऐसे। तो यहाँ भी तापमान और नमी संयम रहेगी, यहाँ भी तापमान और नमी संयम रहेगी, तो उसे बोलते हैं वायु राशि। राशि मतलब एक बड़ी राशि, ये पवन के जैसे नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। वायु राशि स्थायी होती है। हाँ, स्थायी तो होती है, मतलब धीमी धीमी गति से ये हिलती हैं, तो स्थायी तो होती हैं बिल्कुल, है ना। और अन्य वायु राशियों से परस्पर क्रिया नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह रुकी रहेगी, क्रिया भी करती है, क्योंकि धीमी गति से तो चलेंगी ना। दूसरी वायु राशि है कि गर्म वायु राशि, आपको पता होगा, और ठंडी वायु राशि, तभी तो वातागर बनता है। यहाँ वातागर बनता है, यहाँ बारिश हो जाती है, वातागर बनता है, मौसम खराब हो जाता है। तो ये क्रिया नहीं करती, ये गलत हो गया ना। जब दो भिन्न वायु राशि उष्ण और शीतल वायु राशियाँ मिलती हैं तो एक वातागर का निर्माण करती है। तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा हो गया गलत। इसका उत्तर हो गया पहला और तीसरा सही है केवल। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चक्रवात अर्थात एंटी साइक्लोन। देखिए चक्रवातों का ठीक उल्टा होता है प्रति चक्रवात, बस इतना याद कर लीजिए। आपके प्रति चक्रवात आपको याद ही नहीं करना है, चक्रवात याद है तो प्रति चक्रवात खुद याद रह जाएगा। क्या है प्रति चक्रवात? स्थिर मौसम की दशाओं, स्वच्छ आसमान और शुष्क वायु से संबंध होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि चक्रवात जब आता है आपको पता है मौसम खराब हो जाएगा, है ना, हवाएं एकदम तेज चलेंगी। तो ये उसका उल्टा है प्रति चक्रवात। तो इसमें मौसम साफ होगा, शांत होगा। ये क्या है दूसरा कथन? उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवने दक्षिणावर्त, ऐसे दक्षिणावर्त होते हैं ऐसे, अर्थात क्लॉकवाइज। इसको बड़ी दिक्कत होती है याद करने में, तो ऐसे याद रख लीजिए। देखिए जब भी कोई गोलार्ध होता है उसमें नॉर्थ ऊपर होता है और दक्षिण होता है नीचे, साउथ। तो जब इधर चल रही है नॉर्थ से साउथ की ओर तो इसे बोलेंगे हम दक्षिणावर्त। और इसका उल्टा, और क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि क्लॉक घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे जब चलेगी उसे वामावर्त बोलते हैं। तो प्रति चक्रवात क्या है? दक्षिणावर्त दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होते हैं। तो ये सही है। तो आपको ये याद रखना है। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप? देखिए जब चक्रवात जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवातों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा ना ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। ये उसका उल्टा हो गया, अर्थात चक्रवात अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे इसका उल्टा नीचे गोलार्ध में हो जाएगा, इक्वेटर के नीचे। अगर साउदर्न गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध में, तो चक्रवात कैसे चलेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज। और प्रति चक्रवात हो जाएंगे इसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। बस यही है, ऐसे याद कर लेना। ये इसमें से कोई एक याद कर लीजिए आप, तो ये दोनों सही है, तो सारे याद हो जाएंगे आपके। 33वें देखिए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कथन बताएं और सही बताना है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और महासागर दोनों पर निर्मित हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही हो सकते हैं। ये सामान्य तौर पर पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। बिल्कुल देखिए जब पछुआ पवनों में आएंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर धकेल देंगे इनको पछुआ पवन में। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण
कटिबंधीय चक्रवात वामावर्त दिशा में होते हैं। वामावर्त क्या होगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो बताया था, चक्रवात जो है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो तीनों सही हो गए ये तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण बताया कि कौन सी जलवायु किस प्रकार की है। तो ये तो आपको याद करने की चीज़ें हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय मानसून जो है पश्चिमी घाट, AM बोलते हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय सवाना AW जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान, तो ये भी सही है। और शीत आर्द्र जो बोला है DBAP से बोलते हैं, शीत आर्द्र जलवायु, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। अरुणाचल की जो क्या होती है जलवायु होती है ना, इसे उप आर्कटिक टाइप बोलते हैं, क्योंकि आर्कटिक की भी ठंडी होती है ना, तो उस प्रकार की जलवायु होती है। यहाँ शीत थोड़ा उससे कम वाली हो जाती है, जिसमें थोड़ी कम ठंड होती है। और अरुणाचल में क्योंकि वहाँ हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ क्या है कि उसकी जलवायु उप आर्कटिक या उच्च भूमि जलवायु, जिसे H बोलते हैं, ऐसे याद कर लेना आप। तो ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस प्रकार की जलवायु है, भारत में कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया ही नहीं है, तो ये सीधे याद है, ये जलवायु भारत में पाई नहीं जाती है। तो ऐसे ही आपको 2 सही हो गए, 1 और 2, तीसरा गलत हो गया। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विष्णुप्रयाग नदी, हाँ विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर है। देखिए ये PCS तो हर साल ही पूछता है, तो ये आप याद कर लीजिए। विष्णुप्रयाग कहाँ है, धौलीगंगा और अलकनंदा पे। तो ये कई बार पूछता है, ये जो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, प्रयाग, ये सब पूछते हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो इसकी 2-3 तो आप एक ट्रिक से याद कर लो, जैसे बैड मार पाक, पाकिस्तान को बुरी तरह मारो, बैड मार, किसको मारते हैं बुरी तरह, पाकिस्तान को मारा था ना अभी। तो ये सीधा याद कर लीजिए आप, बैड MAR मार, और PA के पाकिस्तान। देखिए ए जो है अलकनंदा, आपने पता होगा कि अलकनंदा ना ऊपर से नीचे तक अलकनंदा ही बहती रहती है। तो उसमें आके जब भगीरथी मिलती है तो ये देवप्रयाग होता है, B से भगीरथी, तो ये बन रहा है D से देवप्रयाग। जब इसमें मंदाकिनी मिलती है, जैसे मंदाकिनी और अलकनंदा है ना, ये MAR, अर्थात क्या होगा, रुद्रप्रयाग बनेगा। एक रुद्रप्रयाग भी है वहाँ शहर। पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो कर्णप्रयाग बन जाएगा। तो ये 3 तो आपके याद हो जाएंगे, बाकी फिर आप ट्रिक से आपको वैसे भी याद रहेंगे, तो ऐसे याद कर लो। चलते हैं आगे, धौलीगंगा, अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, विष्णुप्रयाग, इसकी ट्रिक है DAV, है ना, ये से याद कर लो, धौलीगंगा, अलकनंदा और V से विष्णुप्रयाग। चलिए आगे चलते हैं, 36वां। ठंडी जलवायु में मृदा में ह्यूमस बहुत कम होता है, बिल्कुल सही है भाई। ये कहाँ होगा, जब उष्ण टाइप की जलवायु होगी वहाँ होगा ना। गर्मी में क्या होगा, जब पत्ते वगैरह, पेड़ पौधे के पत्ते जो जीवाश्म बनते हैं, वो ह्यूमस उसी से तो बनता है, उसके सड़ने के बाद। तो ठंडी में तो सड़ता ही नहीं है, बैक्टीरिया की दर कम हो जाती है, तो इसलिए ये ठंडी में बहुत कम होता है, ये सही है। ठंडी जलवायु में जीवाणुओं की सक्रियता अधिक होती है, गलत है ना, ये गलत हो गया। कम होती है सक्रियता, जिससे कार्बनिक तेजी से बनता है। और जब शिकरणों की सक्रियता अधिक हो, कार्बन तो बनेगा, लेकिन ठंडी जलवायु में नहीं होता, ये गर्म जलवायु में होता है। तो इसलिए ये कथन सही हो गया। ये गलत, पहला कथन सही, दूसरा गलत, तो इसका उत्तर, एक कथन सही, 2 गलत, सी हो गया, सी इसका उत्तर हो गया। चलते हैं आगे, देखिए हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी, मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि इनके बीच अंतर बताइए, और यहाँ भी है। तो देखिए आप, हिमालय नदी 12 मासी होती है, सबको पता है ना। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रवृत्ति की होती है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्य तौर पर सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, जबकि हिमालय नदी विसर्प बनाती है, ऐसे ऐसे करेगी, बिल्कुल, क्योंकि तेज गति से जलाता है ना ऊपर से एकदम, तो तड़ाक तड़ाक ऐसे मुड़ जाता है। तो और तीसरा देखिए, हिमालय नदियाँ V आकार की गहरी घाटी बनाती हैं, बिल्कुल, जबकि प्रायद्वीपीय उथली घाटियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। तो आपको पता होगा हिमालय नदियाँ जो है वो अपेक्षाकृत ना, हिमालयी नदियाँ जवान है, मतलब उनकी एज कम है, यंग है। और जो प्रायद्वीपीय नदी है ये बहुत प्राचीन नदियाँ हैं सारी ना, प्रायद्वीपीय नदी ये बूढ़ी नदियाँ हैं। तो आपको पता होगा, इससे ट्रिक से याद कर लीजिए आप भाई, क्या है, सीधे तौर पर बूढ़े लोग बेचारे सीधी रेखा में चलते हैं, और जवान लोग ज़्यादा उछल कूद करते हैं। तो इसका यही उत्तर है, प्रायद्वीपीय नदी सीधे मार्ग पर चलती है, और हिमालय नदी जवान है तो वे इतरा के इठला के चलती है। तो यही हो गया इसका, तो तीनों सही हो गए इसमें ना, तीनों सही हैं।
अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन। मानसून के संदर्भ में फिर से आ गया। देखिए, भारतीय मानसून व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर प्रकृति का होता है। तो सही है। ट्रेड विंड हमेशा बहती रहती है एक दिशा में, जबकि मानसून का क्या है, कभी कम कभी ज़्यादा, किसी साल आएगा नहीं किसी साल ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सही है, स्थिर प्रकृति है। मानसूनी वर्षा में समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ गिरावट आती है। बिल्कुल, ये तो अभी बताया था। जैसे ही समुद्र से दूर हटेगी इनकी जो है तीव्रता कम हो जाएगी। मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच और स्थलगति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बिल्कुल, ये तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे बताया अभी, तो तीनों सही हैं। कंसेप्ट आपको याद हो ही गया होगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन में क्या क्या शामिल है? धूसर जल प्रबंधन था, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो बिल्कुल सही है, ये सही है। कौशल विकास और रोजगार सृजन, ये तो है ही। देखिए, गांव में काम हो रहा है तो कितना रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सही है। बॉटम अप योजना है। बॉटम अप क्या होता है? जो योजना नीचे से ग्रामीण स्तर से चलती है। तो ये जल जीवन मिशन तो ग्रामीण से इस स्तर से शुरू ही हुआ है। महिला सशक्तिकरण होगा, कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। भाई, महिलाएं जो अपना जल ढोने में जो टाइम लगाती थी पहले, जैसे राजस्थान वगैरह में तो 5-5 किलोमीटर कई बार जल उनके लिए चलना पड़ता है उनको, तो महिला सशक्तिकरण होगा, उनका समय बचेगा। शुरुआत इसकी जरूर याद रख लीजिए, 2019 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक जो है प्रत्येक परिवार को 55 लीटर, ये याद रख लीजिए, 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना। किससे? कनेक्शन के थ्रू, पाइपलाइन से। तो ये इसका उत्तर हो गया डी। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये वे ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित के जारी किया जाता है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये तो सही है, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके लिए तो ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा नहीं, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, है ना। ये आप इसे याद कर लीजिए, है ना। ये पहला होगा गलत, केवल यहाँ इन्होंने ट्वीक किया है, ये इतना सा चेंज कर दिया। ऐसे ही करता है यूपीएससी, यही ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या है? इन बॉन्ड से प्राप्त आय को अनन्य अर्थात एक्सक्लूसिव रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये गलत हो गया। देखिए, ग्रीन बॉन्ड है, ये भी इसका एक पार्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा में भी खर्च कर सकते हैं ये पैसा, लेकिन ये भाई स्वच्छ परिवहन में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, पर्यावरण को रोकथाम करने के लिए भी हो सकता है, जैसे पेड़ वेड़ का बचाव करना है उनके लिए कोई स्कीम चला रही है, प्रदूषण का रोकथाम करने के लिए, जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण संरक्षण, ये कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं, है ना। तो अनन्य रूप से नहीं होगा। अगर ये रहता अनन्य रूप से हो गए कि नवीकरणीय ऊर्जाओं के लिए भी लिख देता तो ये सही हो जाता। तो ये हो गया गलत। केंद्रीय बजट 2024 में संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के पहले निगम की घोषणा की गई थी। तो ये इन्होंने गलत दे दिया यहाँ फैक्ट, ये 2022-23 वाले में ही घोषणा कर दी गई थी। तो ये याद रखना आप। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ये गलत, ये गलत और ये गलत, सारे गलत हो गए इसमें। तो उत्तर हो गया डी, कोई भी सही नहीं है। 41 देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो ये देखिए 8, 9, 10 डिग्री जो है आपको याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ से निकलते हैं पूछते हैं। तो 10 डिग्री सीधा सीधा है, अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है ना। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। तो ये होगा ठीक। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का ऊपरी हिस्सा है। तो बिल्कुल आपको पता ही होगा। देखिए, जो हिमालय पर्वत इधर आया ना, ऐसे घूमते हुए अरुणाचल प्रदेश से आया, और फिर जब नीचे समुद्र आ जाता है तो उसके बाद ये अंडमान निकोबार का जो ये है, ये इसी का भाग है, ये कोई अलग से द्वीप नहीं है। तो केवल जो है, जो पर्वत है उसी का जलमग्न भाग है ये। जैसे लक्षद्वीप जो है वो आपको पता हो, वो अटोल से निर्मित है, वहाँ कोई पर्वत वगैरह नहीं है। अटोल जो समुद्री परवाल होते हैं, परवाल भित्तियाँ, वो उससे बना हुआ द्वीप है। जबकि ये अंडमान निकोबार जो है हमारा, ये जलमग्न पर्वत ही हैं एक किस्म से। तो ये हो गया इसका दूसरा सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में दिशा में स्थित है। तो ये तो पता ही है आपको, यहाँ है अंडमान निकोबार, तो ये दक्षिण में भी हो गया और इधर पूर्व भी है। तो ये सही है, तो ये भी सही हो गया। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। और नारकोंडम ज्वालामुखी भी वहाँ है, वो सुषुप्त है, ये था सोया हुआ है, नारकोंडम। तो ये 2 फेमस ज्वालामुखी है। सैंडल पीक बड़ी फेमस है, उत्तरी अंडमान पे है वो सैंडल पीक, वहाँ की हाईएस्ट चोटी है सैंडल पीक। ये फैक्ट भी याद रख लो आप, ऐसे याद रख लो इसको कि सर पे सैंडल रखा हुआ है किसी के, इसलिए उत्तरी
उत्तरी भाग में है ये। तो ये चारों सही है। अगला देखते हैं लक्षद्वीप। ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखो लक्षद्वीप पे जो अभी बताया, लक्षद्वीप के बारे में सही नहीं है बताना है। समद्वीप परवाल समूह परवाल उससे बना हुआ है, परवाल से बना हुआ है, अर्थात कोरल रीफ से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी जो करावती है वो कन्नौर द्वीप का हिस्सा है, ये भी सही है। इसके आगे क्या है, मालदीव और भारत जो है, मालदीव और भारत का जो लक्षद्वीप है के बीच समुद्री मार्ग 8 डिग्री से होकर गुजरता है, तो ये भी सही है ना। और सैंडल पीक लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल गलत। ये कहाँ की बताइए, अंडमान निकोबार की है, तो ये हो गया गलत हमारा। तो इसका इसमें नहीं पूछा है, डी उत्तर हो गया इसका। देखिए जलप्रपात मैच करता है, कभी नदी दे देगा कभी राज्य दे देगा, तो आपको नदी भी याद होनी चाहिए और राज्य भी याद होना चाहिए। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है ये तो सबको पता है, यहाँ नहीं है, ये एमपी में है। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा पर, है ना। दूसरा क्या हुआ, हुंडरू, ये स्वर्ण रेखा पर है झारखंड में, तो ये सही हो गया। चूलिया प्रपात ये किसके ऊपर है, एमपी में, ये चंबल नदी पर है ना, चंबल, ऐसे ऐसे याद कर लो, चंबल चूलिया, तो ये सही है। दूध सागर, दूध सागर क्या है, ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है, ये मांडोवी नदी पर, राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है ना, तो ये हो गया गलत। तो केवल 2 सही है, कितने गुण सही है, 2, दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं, 44 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मैदान की कुछ नदियाँ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। वृक्षाकार क्या होता है, ऐसे 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 हो ना, कि इन नदियों में से फिर दूसरी नदी निकली, फिर दूसरी नदी निकल गई, ऐसे करके, तो ये सही है। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है, तो ये गलत हो गया। कैसे गलत है, अमरकंटक ये चोटी है ना। अभिकेंद्रीय क्या होता है, जब कोई केंद्र की तरफ बहती हैं ऐसे कुछ नदियाँ, है ना, जबकि इसका उल्टा है यहाँ। यहाँ क्या होता है, इस चोटी से ना कई नदी ऐसे निकल के बहती, कोई इधर, इधर आपको पता होगा ये नर्मदा तापी है ना, और इधर की तरफ कुछ और नदियाँ इधर निकलती है इससे, और ऐसे निकलती है, तो ये क्या इसको बोलते हैं रेडियल, इंग्लिश में रेडियल, है ना, या हिंदी में बोलते हैं इसको अरीय, अरीय प्रतिरूप, इंग्लिश में रेडियल, RADIAL, रेडियल। तो ये गलत हो गया, इसलिए ये कथन, इसका उत्तर क्या होगा, केवल एक सही है। अब देखिए कुछ मृदा के बारे में बताए, किस प्रकार की मिट्टी है वो बताना है। ये मृदाएं पश्चिम और मध्य भारत के निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ना। इसमें मृत्तिका क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, यानी कि बड़ी चिकनी से होती है, और गीले होने पर फूल जाती है, लेकिन सूखने पर गहरी दरारें आ जाती है, इस प्रकार। तो आपको पता होगा इस प्रकार की मिट्टी न्यूज में बहुत रहती है, विदर्भ वगैरह में किसान मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, इसको सवते जुताई मिट्टी बोलते हैं, रेंगूर बोलते हैं। सवते जुताई मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखा ना इसमें दरार रह जाती है, तो ऐसा लगता है कि खुद ब खुद ये मिट्टी खुद ही अपने आप को जोत रही है। तो इसका क्षेत्र कहाँ है, मेनली महाराष्ट्र, MP, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु में भी कुछ हैं। तो देखिए ये समझ तो आ गया, हमें काली मिट्टी रेगूर मिट्टी की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, शब्द वातावरण में सहायता प्रदान करती है। वातावरण मतलब हवा घुसेगी, बस जब उसमें दरारें आ जाएंगी तो हवा खुद ब खुद अंदर घुस जाएगी। इन मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की प्रचुरता होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, सही है। ये मृदाएं कपास और दलहन तिलहन की खेती के लिए होती है। अब देखिए आपको पता है महाराष्ट्र में इतना कपास क्यों होता है, इसलिए तो फेमस है वो। कपास, दलहन, तिलहन, गेहूँ, जवार, बाजरा इत्यादि इसमें हो जाते हैं, तो ये उत्तर इसका सही है। जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता ही होगा, हमारे इधर गंगा की घाटी में पाई जाती है, गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें अधिकांश जलोढ़ ही है सारा। अब आते हैं, ये कुछ रिपोर्ट दी हुई है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में सौर उत्पादन में पूछा है कि कौन आरोही अवरोही क्रम पूछा है, मतलब किस कहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है और फिर कहाँ कम, ऐसे घटते क्रम में बताना है। तो नंबर 1 क्या है इसमें, नंबर 1 तो आपको पता है आजकल चीन ही नंबर 1 घूमता रहता है हर जगह, चीन हो गया, फिर दूसरा अमेरिका हो गया, है ना, फिर हो गया ब्राज़ील, और भारत चौथे नंबर पर है। अगर आपको ये याद होगा भारत चौथे नंबर पर है तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लास्ट में एक ही विकल्प दिया भारत का, तो ये इसका क्रम है। चलते हैं आगे, 47 क्या है, महासागर जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ समान दर से घटता है, तो ये गलत हो जाएगा।
क्या होता है, जब भी तापमान गहराई में तुरंत गिरता है, ऐसे देखोगे ना आपने एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर का गिरने का, तो जितना नीचे जाएगा वहाँ पे एकदम ना टेम्परेचर जो है तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। तो ये समान दर से नहीं होता है, ऊपर धीमे धीमे गिरेगा, फिर नीचे जितने जाएंगे तेज़ी से गिरेगा। तो समान दर तो है ही नहीं, समान दर तो होती है कि धीरे धीरे एक समान गिरता समुद्र की सतह से लेकर समुद्र की तली तक, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है, गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर अक्षांश महासागरीय धाराओं और विभिन्न मौसमी कारणों के कारण भिन्न होती है। तो ये सही है बिल्कुल, है ना भाई। अक्षांश का फर्क पड़ता है, महासागरीय धाराओं का फर्क पड़ता है, वहाँ गर्म धारा है, ठंडी जलधारा है, और मौसमी भिन्नता भी फर्क पड़ेगी। जैसे जैसे अगर ध्रुवों पे जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर अलग होगा पानी का, इक्वेटर पाएंगे तो वहाँ गर्म रहेगा। तो और जब ऊपर ऊपर केवल सतह पर थोड़े प्रभाव पड़ेगा गर्मी का, वो तो धीमे धीमे नीचे पड़ेगा। तो ये भी सही है, पहला कथन दूसरा, पहला गलत दूसरा सही है। तो उत्तर हो गया डी। 48 देखते हैं, ये एक करंट का क्वेश्चन है। ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, जिसे आसिया बोलते हैं इंग्लिश में, ASIA, सुर्खियों में रहा है। तो ये क्या है, तो इसका उत्तर आप सीधा देखिए, ये एक समुद्री ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ सह विकास सह उत्पादन को बढ़ावा देने वाली साझेदारी है, तो जो तकनीकी विकास को बढ़ावा देगी। तो यही आपको याद रख लेना है बस। हाल ही में जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और USA की जो यात्रा हुई थी, उसके 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 वहाँ पर ही ये सहमति बनी थी इसके ऊपर। तो याद करना है, इसका याद करने की चीज़ है, इसे याद कर लीजिए बस, इसमें कुछ समझाना नहीं है। 49 देखते हैं, अवसादी चट्टानें। एक अवसादी चट्टानें हैं, ये चट्टान होते हैं कौन सी है, ये पढ़ने के बाद, जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। अब जैसे हिमानी निक्षेपण आएगा आपको याद आ जाना चाहिए टिलाइट। महाद्वीप विस्थापन के जब सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें टिलाइट चट्टानों का जिक्र करते हैं। टिलाइट चट्टानें क्या है कि जिस प्रकार की चट्टानें इधर है अफ्रीका के इस तट पर, उसी प्रकार की चट्टानें हमारे इधर है जो है पश्चिमी घाट पर। तो जब ये मानते हैं ना कि पहले जुड़ा होगा, पूरा भूभाग एक होगा, और अफ्रीका में जैसे ये आपको पता है अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका ऐसा है, तो ये पहले जुड़ा होगा। तो जिस प्रकार की चट्टानें यहाँ हैं इसी प्रकार की चट्टानें यहाँ भी हैं। तो उससे क्या होता है, ये लॉजिक निकल कर आता है कि ये पहले जुड़े हुए भाग था। तो वहीं ये कंसेप्ट दिया हुआ है टिलाइट एनसीईआरटी में। तो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। जैसे बताया ना अभी, अलग अलग जगह मिलती हैं सेम प्रकार की चट्टानें। तो इसलिए वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये पहले ना पूरा जुड़ा हुआ भाग एक ही था। गोंडवाना लैंड से बोल देते ना, और लोअर एशिया गोंडवाना लैंड, और आपको पता होगा पेंजिया, ये सब पढ़े होंगे। तो विभिन्न स्थल खंड होते हैं। तो ये पूछा है कि इसे कौन सी ये चट्टानें हैं, क्या बोलते हैं इनको। तो ये कौन सी है, टिलाइट, सीधा याद कर लेना आप, टिलाइट। 50 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट दोस्तों, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। भूकंप के दौरान जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही नहीं है, बताना, यही गलत हो गया। पहला तो गलत है ही। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोकस, इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, और उद्गम केंद्र बोलते हैं जिसे ना, जहाँ जिस स्थान से भूकंप होता है, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ कहीं भूकंप है, तो इसे बोलते हैं फोकस या अधिकेंद्र या उद्गम केंद्र। सुनामी तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागर अधे स्थल पर होगा। तो ये तो सही है भाई, जहाँ महासागर होगा वहीं होगा, तो तभी वो आएंगे। तो इसमें बताना है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कर चुके हम। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए एटलीस्ट, जिससे क्या है हमें एनर्जी मिलेगी नई वीडियो बनाने के लिए। और बाकी बचे हुए देखिए 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिए जाएंगे। देखिए ज्योग्राफी का क्या है कि आपको याद नहीं करना है, ये कंसेप्ट एक बार याद कर लीजिए आप, जैसे आज बताया है। हमारा ध्येय यही है कि आपको केवल उत्तर नहीं बताए जाएंगे, कंसेप्ट बताए जाएंगे। कंसेप्ट कुछ थोड़ी वो ट्रिक वगैरह याद कर सकते हैं तो वो बता दी जाएगी, जिससे आसानी से याद हो जाए, निमोनिक्स वगैरह। और एक्सप्लेनेशन ऐसे करेंगे कि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर ना। इसके साथ साथ आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है कि पूरा जो टॉपिक है ना, पूरा पाठ्यक्रम इससे ही कवर हो जाएगा टेस्ट के थ्रू ही। और ऐसे ही स्मार्ट लोग क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से ही तैयारी करते हैं। आप किताब पढ़ते रहोगे तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप टेस्ट करोगे उससे 2 फायदे होंगे आपको, एक तो याद होगा, प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा आपका टॉपिक कौन सा वीक है ना। आप तीसरा आपको ये पता चलेगा आप कहाँ भूल रहे हैं, आपने पढ़ा तो है लेकिन रिवीजन की कहाँ ज़रूरत है।
और चौथा ये पता चल जाएगा क्या चीज़ रटनी है क्या समझनी है। तो ये सब चीज़ें जब आपको तैयार हो जाएगी समग्र, तो आपका प्री के साथ साथ क्या है मेंस भी निकल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।